नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज करियर और मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो सेवा, संवेदना और समर्पण का प्रतीक है। आज के दौर में हेल्थ सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है और इसमें नर्सिंग की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। नर्सिंग न केवल एक प्रोफेशन है बल्कि ये मानवता की सेवा का एक जरिया भी है। आज हमारे साथ जुड़ रखी है श्रावणी वर्मा, जो फैकल्टी ऑफ नर्सिंग के रूप में युवाओं को इस क्षेत्र में जोड़ने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। आइए उनसे जानते हैं कि नर्सिंग में कौन से अवसर, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं हैं, क्योंकि नर्सिंग को लेकर के जो युवा है वो काफी उत्सुक होते हैं। श्रावणी जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका स्वराज करियर में। श्रावणी जी, जैसा कि नर्सिंग को लेकर के उत्सुकता देखने को मिलती है स्टूडेंट्स में भी, और मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूं कि पहले नर्सिंग में जितना स्कोप रहता था, क्या आज भी उतना ही स्कोप नर्सिंग करियर में है? पहले तो पूरे देशवासियों को भाभा विश्वविद्यालय की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम श्रावणी वर्मा है और मैं फैकल्टी ऑफ नर्सिंग भाभा यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है मैडम जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो नर्सिंग क्षेत्र है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। इसमें लगातार भर्तियां होती रहेंगी। जिस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य दिन पर दिन चेंज होते जा रहे हैं, उसी तरह से जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो अपनी गतिविधि एकदम बढ़ाता रहेगा और लोगों की इसी तरह से सेवा करता रहेगा। बिल्कुल। देखिए, नर्सिंग को लेकर के उत्साह तो स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। बायो सब्जेक्ट भी लेते हैं। बायो के आगे 12th के बाद में उन्हें क्या करना है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए हम ये प्रोग्राम जो है वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं ताकि जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो करियर की उन तक पहुंचे। तो ऐसे में नर्सिंग को लेकर के क्या कुछ रहता है, कैसे इसमें एडमिशन ले, इसके लिए कैसे जो युवा है वो तैयारी करे जो नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं? जी मैम, जो नर्सिंग होती है वो 5 तरह से एडमिशन कराती है बच्चों का, जिनमें ANM, GNM, DSC, पोस्ट बेसिक DSC और MSc नर्सिंग करवाई जाती है। ANM और GNM करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को 12th पास करना जरूरी है, जो कि ANM कोर्स जो होता है वो 2 साल का होता है, जिसमें मिनिमम जो एज लिमिट होती है वो 17 से 35 वर्ष तक की होती है। जी। अगर हम बात करें GNM कोर्स की, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स माना जाता है इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, इसमें भी सेम 17 से 35 साल तक का व्यक्ति भर्ती हो सकता है। और अगर मैं बात करूं BSc नर्सिंग, जो कि हाईली प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल का ये कोर्स होता है। इसमें आजकल गवर्नमेंट की तरफ से एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गया है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही जो व्यक्ति है एलिजिबल होता है BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए। GNST, PNST एंट्रेंस एग्जाम होता है नर्सिंग प्रोफेशन में भर्ती लेने के लिए। इसके बाद आता है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। ऐसे बच्चे जिन्होंने GNM कोर्स किया हुआ है वो एलिजिबल होते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करने के। और लास्ट में हम बात करते हैं MSc नर्सिंग की, जो कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, जो कि BSc नर्सिंग के बाद एक व्यक्ति कर सकता है जिसको स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है अपने करियर से। तो ये ऐसे कोर्सेज है जो कि नर्सिंग में बच्चा आगे कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, नर्सिंग से पहले भी कई सारी स्टेप्स होती है श्रावणी जी। जब भी हम करियर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल यही होता है कि जो लास्ट स्कूल की स्टेज है उसमें कितने परसेंटेज लाएं कि हम कोई करियर चुन पाए। तो ऐसे ही नर्सिंग में भी क्या कोई बाउंडेशन रहता है कि 12th में अगर आपके इतने परसेंटेज आएंगे तो ही आपको नर्सिंग में एंट्री मिलेगी, बायो ले सकते हैं? जी मैम, अगर मैं बात करूं ANM कोर्स की, तो ANM एक मैटरनल कोर्स होता है जो कि बहुत ही बेसिक होता है। इसमें कोई व्यक्ति जिसने यदि 12वीं पास करी है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर ANM कोर्स। अगर मैं बात करूं GNM की, BSc की, इसमें बच्चे को 12th बायोलॉजी से पास करना अनिवार्य है। साथ ही आजकल जो कॉलेजेस है इनमें एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी करा दिया है। GNST एंड PNST, जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जो कि बच्चा पास करेगा उसी के बाद बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, कई सारी चीजें होती है, स्टेप्स बाय स्टेप जो छात्र है वो चलते हैं और उसके बाद में नर्सिंग फील्ड में करियर बनता है। लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण ये सफर रहता है कि 12th के बाद में एंट्रेंस देना, तैयारी करना और उसके बाद में नर्सिंग फील्ड में उतरना, कब तक जॉब लग जाती है। सबसे खास जो प्रश्न है वो युवाओं के मन में ये रहता है कि अगर 12th के बाद में हम जब पढ़ाई करेंगे और नर्सिंग के लिए हम कॉलेज ज्वाइन करेंगे, एंट्रेंस देंगे, हमारे परसेंटेज भी अच्छे हैं, लेकिन हमारी जॉब कब तक लगेगी?
मैम, नर्सिंग प्रोफेशन में जॉब बहुत ही सिक्योर होती है जी। क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो किसी बच्चे ने यदि बीएससी नर्सिंग किया है तो उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में एज वेल एज अब्रॉड में भी जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मैं जॉब क्राइटेरिया की बात करूं तो वो हॉस्पिटल में वर्क करने के साथ साथ टीचिंग प्रोफेशन में भी बच्चा या व्यक्ति जॉब कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर्स में जैसे हमारे हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उनमें व्यक्ति जॉब कर सकता है। गवर्नमेंट की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गए, इन सबके एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स होते हैं और मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिसमें व्यक्ति एग्जाम देकर क्वालिफाई कर सकता है। अब्रॉड जाने के लिए अगर मैं बात करूं तो आइल्स का जो एग्जाम होता है, जो बेसिक एलिजिबिलिटी कॉमन एग्जाम होता है, व्यक्ति को वो क्लियर करके ही अब्रॉड में जॉब कर सकता है। कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे एम्स, जो कि एम्स के हॉस्पिटल्स कंडक्ट करवाती है, उसके लिए हमको नॉसेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। साथ ही साथ रेलवे, ईएसआईसी, इनके स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें व्यक्ति जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल, देखिए कई सारी कैटेगरीज होती है नर्सिंग के बाद में भी कि जहां जहां पर जो युवा है वो जॉब कर सकते हैं और अपने जो ऑप्शंस है वो खुद भी युवा निकाल लेते हैं कि जब कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे नर्सिंग का सब्जेक्ट लिया है तो वो अपने जो ऑप्शंस है वो निकाल लेंगे कि हमें किसमें हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट दिख रहा है, किसमें हमें फ्यूचर बनाना है। लेकिन नर्सिंग फील्ड में श्रावणी जी, जैसा कि अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें, सैलरी की बात करें, तो इसे आप कैसे देखती है? नर्सिंग प्रोफेशन में सैलरी बहुत ही अच्छे लेवल पे की जाती है। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो डिपेंड करता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है एज पर योर नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज एंड स्किल्स इस फील्ड में मैंडेटरी है। अगर बच्चे के पास इनफ नॉलेज है, इनफ स्किल्स है, जिसकी सहायता से वो आगे अचीव कर सकता है अच्छी सैलरी। बिल्कुल श्रावणी जी, जैसा कि दूसरे प्रोफेशन होते हैं तो उसमें ये रहता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ में इंटर्नशिप भी कर लेते हैं, और मेडिकल में तो ये चलता ही है कि आप मेडिकल कॉलेज में ही हैं तो वहां पर अपनी स्टडी भी कर रखे हैं, इसके साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रखे हैं और इसके साथ ही इंटर्नशिप भी बच्चों को इजीली मिल जाती है। तो क्या ये सबसे अच्छा और आसान कह सकते हैं इसे कि जल्द से जल्द नर्सिंग फील्ड में जॉब लग जाती है, इंटर्नशिप मिल जाती है, करियर के जो ऑप्शन है वो खुल जाते हैं? जी मैम, जैसा कि नर्सिंग प्रोफेशन में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी फोकस किया जाता है। जब हम बच्चे को बीएससी नर्सिंग में शिक्षा देते हैं तो हम थ्योरी के साथ साथ बच्चे का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी करवाते हैं हॉस्पिटल में, जिससे कि पेशेंट को बच्चे को पेशेंट के साथ किस तरह से डील करना है, किस तरह से उसको दवाइयां एडमिनिस्टर करनी है, वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज एक बच्चा हॉस्पिटल में जाके ड्यूरिंग द एजुकेशन गेन करता है, जिससे उनको जैसे ही उनकी पढ़ाई खत्म होती है वैसे ही उनको जॉब करने में आसानी होती है। बिल्कुल श्रावणी जी, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण रोल इसमें हो जाता है टीचर्स का, कि टीचर्स कैसे हो, किन बातों का विशेष ध्यान दे कि जो छात्र है वो नर्सिंग फील्ड से घबराए ना, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें बायो में होती है, 12th के बाद में कई सारी ऐसी चीजें फेस करनी होती है, बायोलॉजी अगर आपने लिया है तो कि जिससे बच्चे भी खुद डर जाते हैं, छात्र डर जाते हैं, और इसके साथ ही जैसे नर्सिंग में तो ठीक है, इसके साथ ही जो टीचर्स है वो किस तरह से किन बातों पर ध्यान देते हैं ताकि कोई भी छात्र डिमोटिवेट ना हो, नर्सिंग करियर में अपना जो करियर है, फ्यूचर है वो बनाए? जी मैम, जब एक बच्चा 12th पास करके पहली बार नर्सिंग प्रोफेशन में कदम रखता है तो जो सबसे अहम रोल एक टीचर निभाती है कि बच्चे को सिखाना। हम जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे को पढ़ाते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में बच्चे को डिटेल में समझाते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है, कौन सा ऑर्गन किस तरीके से काम करता है। तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्टिंग बना दें कि बच्चा उसको बहुत अच्छे से ध्यान दे करके पढ़े। हम उसको किसी भी तरीके से डिमोटिवेट नहीं करवा सकते कि ये सब्जेक्ट है, आपको इस पे ज्यादा फोकस देना है, इसका इतना प्रेशर देना है। हमारी ये कोशिश ये रहती है कि हर सब्जेक्ट को हम बच्चे को स्मूथली समझा सकें।
बिल्कुल श्रावणी जी, बच्चों को मोटिवेट करना टीचर्स का ही काम होता है ताकि वो जो अपनी फील्ड है उसमें अपना ब्राइट फ्यूचर बनाए, करियर बनाए। इसके साथ ही श्रावणी जी एक और प्रश्न कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में नर्सिंग करियर में क्या अंतर होता है? कौन सी जॉब जो है वो जल्दी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, और किसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है छात्रों को? मैम, जॉब तो दोनों ही सही है। अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब में एंट्रेंस के लिए हमको एक बेसिक RN RM डिग्री, जो हमारी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन होता है, वो जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जो कि व्यक्ति को क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद ही उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एज अ स्टाफ नर्स जॉब कर सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब करने के लिए या प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करने के लिए आपको एज सच कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए ज्यादातर जो नर्सिंग छात्र है कहीं ना कहीं वो प्राइवेट की तरफ भी आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही गवर्नमेंट की तरफ भी, सबकी अपनी चॉइस होती है। इसके साथ ही श्रावणी जी, चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां हर फील्ड में बहुत होती है। इसके साथ ही नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान अगर हम बात करें तो छात्रों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अगर हम टीचिंग फील्ड की बात करें, यहाँ पर जैसे अगर हम करियर की शुरुआत ही कर रहे हैं तो कैसे उन चुनौतियों से लड़ें? इसके साथ ही वो चुनौतियां कौन सी होंगी जिसको सबसे पहले जो छात्र है जो नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें फेस करना होगा? नर्सिंग फील्ड में एंटर करने से पहले किसी भी व्यक्ति के अंदर ये जो 2 की पॉइंट्स है, जिसमें धैर्य होना चाहिए। पेशेंस अगर किसी व्यक्ति में है तो वो हर सिचुएशन से डील कर सकता है। साथ ही नर्सिंग प्रोफेशन में अगर हम एज अ स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं तो हमें हर शिफ्ट को अच्छे से निभाने की क्षमता होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे अंदर एक फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छे से होना चाहिए, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल में कोई भी शिफ्ट को इजीली हैंडल कर सके। साथ ही साथ हमारे अंदर एक सेवा भावना होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है हम पेशेंट के प्रति जो हमारी सेवा है, हम उनको सेवा दे रहे हैं, तो वो एक सेवा भावना किसी भी व्यक्ति के अंदर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चुनौतियों से लड़ते हुए ही हम अपने करियर तक पहुंच पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही श्रावणी जी, जैसा कि आज हम नर्सिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं कि नर्सिंग फील्ड में कैसे पहुंचा जाए, और ये जो फील्ड है काफी ज्यादा उत्सुकता भरी भी रहती है, क्योंकि नई नई जो चीजें हैं वो लाइफ टाइम तक जो नर्स है, इसके साथ ही जो इस फील्ड में आते हैं उन्हें सीखने के लिए मिलती है। और इसके साथ ही श्रावणी जी, नर्सिंग फील्ड और नर्सिंग प्रोफेशनल में कौन कौन से वो चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि छात्रों में होना चाहिए, तभी वो नर्सिंग फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे? और इसके साथ ही क्या कमजोरियां रहती है जिस वजह से जो छात्र है वो पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं? अगर मैं बात करूं किसी भी व्यक्ति में स्किल्स की, तो उनमें सबसे अच्छा जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। जब हम पेशेंट से डायरेक्टली डील करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी पेशेंट हमें अपनी परेशानी बता रहा है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके और देन हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके। साथ ही साथ हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है कि हमको पेशेंट के साथ फिजिकली कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे अंदर सिंपैथी और एम्पैथी दोनों की भावनाएं होनी चाहिए, तभी जाके हम पेशेंट के साथ इजीली काम कर पाएंगे। कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है, जैसे हमारी जो शिफ्ट्स होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इस नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ा है, अगर वो हॉस्पिटल सेटअप में एज अ स्टाफ नर्स काम कर रहा है तो उनको ये तीनों शिफ्ट में इजीली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना आना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, आपको अपनी सर्विस देनी है पेशेंट को, तभी आप जाके इस प्रोफेशन में काम कर पाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी दया भावना, ऐसी सेवा भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल श्रावणी जी, जैसा कि आपने शिफ्ट की बात की है तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि नर्सिंग फील्ड में पोजीशंस कैसे होती है, कि अगर हम नए नए हैं नर्सिंग फील्ड में और जॉब कर रखे हैं तो हम कौन कौन सी जो पोजीशंस है, डेजिग्नेशन है, वो हमें मिल सकती है? अगर मैं हॉस्पिटल सेटअप की बात करूं तो कोई भी व्यक्ति जो कि फ्रेशर है वो एज अ स्टाफ नर्स काउंट होता है। स्टाफ नर्स के बाद आता है वार्ड इंचार्ज, स्टाफ नर्स में से ही जिनको बहुत समय से, लंबे समय का एक्सपीरियंस होता है, उनको एज अ वार्ड इंचार्ज बनाया जाता है।
देन आते हैं हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जो कि जितनी भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जितने भी स्टाफ नर्सेज होते हैं, उन सबके जो भी करिकुलम है, उनके जो ड्यूटी रोस्टर है, ये सब एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैंडल करता है। अगर मैं बात करूं टीचिंग प्रोफेशन में, अगर किसी व्यक्ति को बीएससी नर्सिंग करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो सबसे बेसिक आते हैं नर्सिंग ट्यूटर्स, देन आते हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, देन आते हैं हमारे एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके ऊपर आते हैं हमारे प्रोफेसर्स। तो दीज आर द रैंकिंग्स फॉर हॉस्पिटल सेटअप एज वेल एज टीचिंग सेटअप। बिल्कुल, देखिए श्रावणी जी, जब भी हम करियर की शुरुआत करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो नर्सिंग फील्ड में भी क्या ऐसा होता है कि नर्सिंग फील्ड में आप आगे बढ़ते बढ़ते अगर आपको डॉक्टर बनना है या फिर हमें नर्सिंग फील्ड में और ज़्यादा आगे जाना है, जैसे कि डॉक्टर्स एक बड़ी पोस्ट होती है अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो नर्सिंग को करके हम क्या डॉक्टर की पोजीशन तक पहुंच पाते हैं? उसके लिए क्या कुछ करना होता है? मैम, डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है, नर्सिंग एक अलग प्रोफेशन है, बट हम नर्सिंग में ही हाई लेवल तक बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे कि हमने बीएससी नर्सिंग के बाद हम एक स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग। उस एमएससी नर्सिंग करने के बाद हम उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो कि हमारा स्पेशलाइजेशन है, हम उसमें पीएचडी भी होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लेकिन श्रावणी जी, कई बार ऐसा होता है कि हम नर्सिंग फील्ड में हैं और नर्स सारी जो गतिविधियां हैं, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, सारी चीजें देखती हैं। इसके साथ ही हम जब आगे की ओर देखें, और कई सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि नर्सिंग फील्ड है लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने क्लिनिक्स खोल करके बैठे हैं। इन्हें लेकर के आप कैसे देखती है, क्या कहेंगी? बिल्कुल खोल सकते हैं मैम। 6 मंथ का एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, क्योंकि हम अपने नर्सिंग के दौरान फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें हमको दवाइयों के बारे में थोरो स्टडी, डीप स्टडी करवाई जाती है। साथ ही साथ हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हैं, जिसमें हमको ह्यूमन बॉडी, उनके जो डिजीज कंडीशन है, जो फार्मेसी है, उनकी दवाइयों के बारे में, सभी के बारे में डिटेल तरह से पढ़ाया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है, 6 मंथ का स्पेशलाइज्ड कोर्स करके हम अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, जिसमें हमको ये अथॉरिटी है कि हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रावणी जी, जब हम गवर्नमेंट जॉब चुनते हैं तो इसमें हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहते कि हाँ हम इसी शहर में काम कर पाएंगे। हमारे पास में अलग अलग सिटीज भी होती है और इसके साथ भी विलेज भी होते हैं। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नर्सिंग सेवाओं की भूमिका क्या होती है, जरूरत क्या होती है और क्या डिफिकल्टीज होती है नर्सिंग करियर में, अगर हमारी जो जॉब है वो ग्रामीण क्षेत्र में लगती है, शहरी क्षेत्र में लगती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम, ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति की नर्सिंग में जॉब लगती है तो उसको गांव से जुड़ी जो संबंधित सेवाएं हैं वो ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ती है। गांव में जो हमारे रिसोर्सेस है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए सरकार की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स पोस्ट दी गई है, जो कि गांव में रहकर ही, ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ही लोगों की सेवा कर रहे हैं। अपने सामुदायिक केंद्र होते हैं जहां पर लोगों को इजीली सेवाएं मिल रही है। अगर मैं बात करूं शहरी क्षेत्र की, तो शहर में कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, लोगों के पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भरपूर है। जरूरत कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ लोगों के पास प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज नहीं है। तो उन्हीं सेवाओं को देने के लिए हमारे नेशनल हेल्थ मिशन चलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हम अपनी जो सेवा है ग्रामीण क्षेत्र को भी इजीली पहुंचा सकें। बिल्कुल, देखिए श्रावणी जी, और स्टूडेंट्स के माइंड में तमाम तरह के सवाल होते हैं, और अभी जैसे कि 12th की एग्जाम्स अभी हुई नहीं है लेकिन होना है, उससे पहले ही आगे क्या करना है, कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर हमने बायो लिया है तो ये सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। तो ऐसे में 12th के बाद में करियर को लेकर के जो स्टूडेंट्स भ्रम में हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? अगर उन्होंने बायो लिया है तो वो क्या कुछ कर सकते हैं? जी मैम, अगर किसी बच्चे ने बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट लिया है 11th और 12th में, दे कैन इजीली अप्लाई फॉर ANM, GNM, BSc कोर्स के लिए वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ANM और GNM में एंट्रेंस के लिए 12th कंपलसरी है विद बायो। अगर हम बात करें BSc नर्सिंग में, तो उनके लिए 12th के साथ साथ 12th में बायोलॉजी कंपलसरी है, उसी के साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट ने एंट्रेंस एग्जाम निकाले हैं GNST एंड NST, वो देना कंपलसरी है किसी भी बच्चे को अगर नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो।
बिल्कुल, देखिए ये तमाम बातें आपने बताई है। इसके साथ ही श्रावणी जी और 2-3 सवाल मेरे मन में है जो मैं जानना चाहती हूँ बिल्कुल आपसे कि विदेश में अगर कोई नर्सिंग करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए करियर गाइडेंस क्या रहेगा? 12th के बाद से ही क्या वो आउट ऑफ इंडिया चले जाए या फिर यहाँ पर भारत में रहने के बाद में स्कॉलरशिप या फिर क्या सुविधाएं मिलती है कि वो विदेश में अपना करियर बना पाए? बिल्कुल मैम, भारत में रहकर भी हम विदेश जाने के लिए तैयारियां कर सकते हैं। भारत से हमें जो रजिस्ट्रेशन RN जो रजिस्ट्रेशन मिलता है बीएससी नर्सिंग का, उसके बाद हमको एक कॉमन एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है IELTS का, और किस देश में आप जाना चाह रहे हैं वहां का अपना एक कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। किसी भी व्यक्ति को वो पास करके, वो क्वालिफाई करके आप दूसरे कंट्री में जाने के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। जो बहुत सारे स्कोप है, साइकेट्रिक नर्स हो गई, ICU नर्स, इन सबकी दूसरे देशों में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। बिल्कुल, देखिए कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ ही विदेश में भी अगर करियर बच्चे बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शंस आपने बताए हैं। इसके साथ ही एक अंतिम प्रश्न मैं श्रावणी जी लेना चाहती हूँ, क्या नर्सिंग फील्ड जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग प्रोफेशन जेंडर बायस्ड बिल्कुल नहीं है। नर्सिंग में भर्ती मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही ले सकते हैं। रहा सवाल ANM कोर्स का, तो ANM कोर्स मोस्ट ऑफ द वुमेन्स करती हैं, फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा करती है, क्योंकि ANM बहुत ही बेसिक नर्सिंग होता है जो कि मैटरनिटी से जुड़ा होता है, इसलिए कई सारी महिलाएं ANM कोर्स को प्रेफर करती है। रेस्ट GNM, पोस्ट BSc, BSc एंड MSc मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। बिल्कुल, देखिए श्रावणी जी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। जो भी बच्चे अपना करियर नर्सिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं उनके लिए सच में जो ये इन्फॉर्मेशन है वो वाकई बहुत अच्छी है कि वो जो भी डाउट्स उनके हैं वो आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन से खत्म हो जाएंगे। श्रावणी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए नर्सिंग फील्ड को लेकर के तमाम जो प्रश्न है वो युवाओं के मन में आते हैं, करियर को लेकर के प्रश्न आते हैं कि नर्सिंग फील्ड में अगर हमें जाना है तो हम कैसे शुरुआत करें, इसके साथ ही कैसे हम अपना करियर इस फील्ड में बना पाएंगे। तो आज इस कार्यक्रम में आपने पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ली है कि किस तरह से आप अपना करियर बना पाएंगे, कैसे आप नर्सिंग में ऊंची पोस्ट तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश स्वराज करियर में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।